हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सिलेबस, जिसमें सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इसका मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो हम उसी चीज़ को आज आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सी एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब क्या है? जनरेशन बाय जनरेशन जैसे जैसे हमारी लैंग्वेजेस बनी वैसे वैसे क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई। सबसे पहली चीज हम इसमें जो पढ़ेंगे वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज ब्लॉक ऑफ कोड रिटन इन कंप्यूटर, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं। किस फॉर्मेट में देते हैं? कोड्स के फॉर्मेट में देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन हम किस फॉर्मेट में बनाते हैं कंप्यूटर में? कोड के फॉर्मेट में बनाते हैं। जैसे हमको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो हमने एक कैलकुलेटर डिजाइन किया। कैलकुलेटर किसकी हेल्प से डिजाइन किया है? हमने कोड की हेल्प से डिफाइन किया। और कोड कैसे लिखा जाता है? ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि कुछ सेंटेंसेस, कैरेक्टर्स, वर्ड्स को मिला के हम कुछ लिखते हैं, उसको हम ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं, यानी कि प्रोग्राम कहते हैं। देर आर टोटल 5 जनरेशंस। कौन कौन सी जनरेशन है? सबसे पहली जनरेशन है जो बाइनरी मशीन कोड का यूज करती है। देन वी हैव सेकेंड जनरेशन जो असेंबली कोड का यूज करती है। थर्ड जनरेशन जिसमें हमारी जावा, पास्कल, कोबोल, फॉर्टन, सी प्लस प्लस ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो अप्रोक्सीमेटली इंग्लिश जैसी ही है। इंग्लिश वर्ड्स ही यूज किए जाते हैं, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश में हम नहीं लिखते। लाइक वर्ड्स इंग्लिश है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं। फोर्थ जनरेशन है हमारे पास एसक्यूएल वाली। इसमें क्या होता है? ये थर्ड जनरेशन से ज्यादा इंग्लिश फ्रेंडली है। इसमें हम प्रॉपर सेंटेंसेस से अपनी बात को थोड़ा सा कह पाते हैं। एंड फिफ्थ जनरेशन नेचुरल लैंग्वेज वाली जनरेशन है। व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज वाली जनरेशन? नेचुरल लैंग्वेज वाली जनरेशन का इसमें मतलब है, इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? बेसिकली रोबोट्स जो बनते हैं वो फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है। रोबोट्स क्या करते हैं? रोबोट्स ह्यूमंस की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं। नॉट प्रॉपर फीलिंग, इमोशनल फीलिंग नहीं, लेकिन वो ह्यूमंस की तरह काम कर सकते हैं, उनकी तरह थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। वो होता है हमारा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में। तो टोटल 5 जनरेशन लैंग्वेजेस थी। फर्स्ट बाइनरी की, सेकेंड असेंबली की, थर्ड not proper English, but words are English. Fourth, sentence framing English. And fifth, artificial intelligence generation. Now हम इनको थोड़ा सा और ब्रीफ में देखते हैं। तो सबसे पहली जनरेशन है हमारी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन क्या यूज करती है? मशीन लैंग्वेजेस का यूज करती है। मशीन लैंग्वेज किससे मिलके बना है? मशीन लैंग्वेज मिलके बना है मशीन कोड से। अब ये मशीन कोड क्या नई चीज है? मशीन कोड बहुत सिंपल सी चीज है। मशीन कोड का मतलब होता है 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखना। 0 और 1 को हम कंप्यूटर में क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर कहते हैं। अब बाइनरी नंबर यानी कि 2 नंबर्स, और वो 2 नंबर्स कौन कौन से हैं? 0 और 1। पहले के टाइम पे कोड कैसे लिखे जाते थे? ऐसे लिखे जाते थे, 0 1 0 1 0 1 इस फॉर्मेट में। जैसे अब हम कैसे लिख पाते हैं? अब हम लिख पाते हैं ना, इफ दिस देन दिस। नहीं, तब हम क्या लिखते थे? 0 1 1 0 0 1 1 0। इस फॉर्मेट में हम लैंग्वेजेस लिखते थे, जो पॉसिबल नहीं था, जो बहुत टफ था। इसलिए उस चीज को और डेवलप किया गया और चेंजेस लाए गए। वो चेंजेस किसमें है? हमारे सेकेंड जनरेशन में है। सेकेंड जनरेशन क्या है? सेकेंड जनरेशन यूज करती है असेंबली लैंग्वेजेस का। असेंबली लैंग्वेज क्या यूज करती है? निमोनिक्स कोड। अब ये निमोनिक्स कोड क्या नई चीज है? निमोनिक कोड कुछ नहीं है। निमोनिक कोड का मतलब है इंग्लिश अल्फाबेट्स में से कोई भी मैक्सिमम 5 लेटर यूज करना है। कितने लेटर यूज करने हैं? मैक्सिमम 5। मिनिमम 1 2 3 4 और मैक्सिमम 5। 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 5 से कम चलता है। ये चीज हमने सेकेंड जनरेशन में करी। क्या वर्ड्स आए सेकेंड जनरेशन में हमारे पास? ऐड, सब्ट्रैक्ट, क्या लाइक सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्ट, डिवीजन के लिए डिव। अगर हम ऐड लिखते थे सेकेंड जनरेशन में तो उसका मतलब होता था ऐड करने के लिए। सब लिखते थे, इसका मतलब होता था सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये था सेकेंड जनरेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की।
थर्ड जनरेशन क्या है? थर्ड जनरेशन वो है जो क्लोजर है इंग्लिश लैंग्वेज के, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है, जैसे देखो एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, ये पाइथन में लिखते हैं बट इससे आपको समझ में आ जाएगा। इफ, अगर, इफ का मतलब होता है अगर एज हमारी ग्रेटर देन या इक्वल टू है 18, तो क्या प्रिंट करना है? कैंडिडेट वोट कर सकता है। यही रूल है, अगर कोई भी इंसान 18 से बड़ा है या 18 ईयर्स का है तो वो वोट कर सकता है। अगर वो 18 से बड़ा नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकता। कल मैंने ये चीज बताई थी ना, इफ एल्स कब काम करते हैं? ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन में। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली चीज प्रिंट होगी, और अगर ये चीज ट्रू नहीं है तो एल्स प्रिंट होगा, यानी कि कैंडिडेट कैन नॉट वोट। अब अगर हमारी एज 6 हो जाएगी तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? कैंडिडेट कैन नॉट वोट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन क्लोजर है टू नेचुरल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के, ये नॉन प्रोसीजरल है। हमारी जो थर्ड जनरेशन थी वो प्रोसीजरल थी, एंड जो हमारी फोर्थ जनरेशन है ये नॉन प्रोसीजरल है। अब नॉन प्रोसीजरल का मतलब क्या है? मीन्स प्रोग्रामर स्पेसिफाई व्हाट इज रिक्वायर्ड एज अपोज टू हाउ इट इज टू बी डन। मतलब इसमें प्रोग्रामर कहता है कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक कोड लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? एंटिटीज चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए। कैसे? जैसे देखो यहाँ पे मार्क्स है तो हमें मार्क्स किसके चाहिए? एक बच्चा चाहिए। सिंपल सी बात है, आपका रिपोर्ट कार्ड बनना है, आपके रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं? आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपकी क्लास, आपके सब्जेक्ट्स और उनके मार्क्स, तभी आपका रिपोर्ट कार्ड बन पाता है। तो ये सारी चीजें क्या हुई? आपकी रिक्वायरमेंट्स हुई। तो फोर्थ जनरेशन समझ में आई? हमें कोई भी चीज बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उन चीजों पे आता है। और ये इंग्लिश लैंग्वेज के, जैसे सेलेक्ट नेम एज मार्क्स, क्या सेलेक्ट करना है? नेम एज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स डेटाबेस वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 90। वो बच्चे सेलेक्ट कर लो जिनके मार्क्स 90 से ऊपर हैं। अब ऑब्वियसली बात है, सपोज करो 4 सेक्शन है, ए बी सी डी ई, इन चारों सेक्शन में से मिला के कोई 2 बच्चों का टॉपर निकलना है। अब क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। टीचर्स क्या किन बच्चों को लेती है? जिनके भी मार्क्स 90 से अबव हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? टॉपर हो जाते हैं। या कोई भी 2 बच्चे जिनके हाईएस्ट परसेंटेज आई है वो टॉपर हो जाते हैं। ये भी वही काम कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन क्या है? फिफ्थ जनरेशन यूज करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग। एग्जांपल क्या है? स्मॉल टॉक, प्रोलॉन्ग मॉकरी। एग्जांपल्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड, सिंपल से ऐसे समझो कि रोबोट, या सबसे बेस्ट एग्जांपल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ह्यूमन बींग्स की थिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाता है। आप उसको कुछ लिख के दो वो उसका आंसर देता है। आपको उसमें कोई कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपनी नॉर्मल कोई भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज में आप उसे बोल सकते हो और वो आपको उसी लैंग्वेज में आपका आंसर दे देता है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ जनरेशन। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं टू प्रोग्राम पैराडिज्म। व्हाट आर प्रोग्राम पैराडिज्म? बेसिकली दो टाइप में हमारा प्रोग्रामिंग डिवाइडेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दोनों क्या क्या चीजें हैं? देखो, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है वेयर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम यूजिंग फंक्शंस। जैसे एक मेन प्रोग्राम है, उसको हमने बहुत सारे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। कैसे क्या? सिंपल सा है, देखो आपको किसी ने बोल दिया कि अ, सारे शेप्स का एरिया निकालना है। ठीक है, अब शेप्स तो बहुत सारी होती हैं, प्रॉब्लम कैसी हो गई? बड़ी हो गई। हम क्या कर सकते हैं? उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले रेक्टेंगल का निकाल देंगे, फिर ट्रायंगल का निकाल देंगे, फिर सर्कल का निकाल देंगे, फिर स्क्वायर का निकाल देंगे, फिर लास्ट में उन सबको कंबाइन करके आउटपुट दे देंगे। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? जब बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करके उनके अलग अलग आउटपुट निकाल के फिर उनको कंबाइन करके एक आउटपुट देते हैं, वो होता है हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो है जो ऑब्जेक्ट और क्लासेस के ऊपर काम करती है, फंक्शंस के ऊपर काम नहीं करती है।
एग्जाम्पल, एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो ह्यूमन क्या है, उसकी क्लास हो गई और उसका जो भी नेम होगा वो होगा उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि नाइन्थ एक क्लास है, उसमें एक्स नाम का एक बच्चा है, तो नाइन्थ क्या थी हमारी क्लास थी, एंड एक्स नाम का जो बच्चा था वो क्या था उस क्लास का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो दोनों चीज समझ में आई। ये प्रोसीजर्स पे काम करते हैं, प्रोसीजर यानी कि स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके फिर कंबाइन करके काम करेगा, और ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्या लिमिटेशंस हैं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे काम करते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड पे काम नहीं करते। सबसे पहले बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले मेन प्रोग्राम पे आएगा, फिर फंक्शन 2 पे, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फिर फंक्शन 3, फंक्शन 4 एंड फंक्शन 5, ऐसे काम करेगा। ठीक है, नाउ कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने जो कोड लिखा है क्या आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो। हाँ, यूज कर सकते हैं। हमने एरिया का एक कोड बना दिया, फॉर्मूला, ठीक है, सपोज देयर आर 4 रेक्टेंगल्स जिनका एरिया निकालना है, तो एरिया का तो एक ही फॉर्मूला है ना, हम उसको 4 बार यूज कर सकते हैं 4 फिगर के लिए। तो वही चीज हमारी कोड रीयूजेबिलिटी में आती है कि हमने फॉर्मूला तो एक बार लिख दिया, लेकिन हमने उसको यूज हर एक बार अलग अलग रेक्टेंगल के लिए कर लिया। करेक्ट बात है। अब फोकस इज ऑन फंक्शन। अब तक हमने डायग्राम में भी देखा कि प्रोसीजर ओरिएंटेड किस पे फोकस करता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड सिर्फ फंक्शंस पे काम करता है, उसको सिर्फ फंक्शंस चाहिए। फंक्शंस यानी कि प्रोसीजर, यानी कि जो चीज हम डिवाइड करके बनाते हैं। फंक्शंस क्या है, जो चीज हम डिवाइड करके बनाते हैं, यानी कि बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम में, मतलब छोटे पार्ट में कट करके जो चीज हम बनाते हैं वो होता है हमारा क्या, फंक्शन होता है। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस आर, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा लिमिटेशन है वो है लेस अटेंशन इज गिवन टू डेटा, यानी कि इसमें डेटा पे, यानी कि जो वैल्यू है उस पे कम अटेंशन दिया जाता है। इस पे ज्यादातर अटेंशन हमारा फंक्शंस पे होता है, स्टेप्स पर होता है, रेदर देन वैल्यूज पे। सेकंड क्या था, डेटा एंड फंक्शन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि डेटा और फंक्शन दोनों ही क्या होते हैं स्टेप में अलग अलग होते हैं, लेकिन वो अलग नहीं होने चाहिए। इसमें एक रीजन और है, वो है सिक्योरिटी का रीजन। अगर डेटा पे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाएगी, अटेंशन ही नहीं दिया जाएगा, तो डेटा लीक हो सकता है। तो सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा रीजन इसमें रहता है। और ये बहुत ज्यादा लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के साथ काम नहीं करता, यानी कि इफ आपको बहुत कुछ बड़ा ही क्रेजी सा ही बनाना है तो आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का यूज नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एक हद तक ही तो डिवाइड कर पाओगे, उसके बाद आप डिवाइड ही नहीं कर पाओगे, इसलिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड में ही ग्लोबल डेटा की। सी, ग्लोबल डेटा क्या, ग्लोबल डेटा इज वो डेटा जो सारे फंक्शंस में यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम बनाया एरिया का, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमारे पास 4 रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, हर एक रेक्टेंगल के लिए हमारी जो लेंथ है वो 5 फिक्स है। ठीक है, हर एक रेक्टेंगल के लिए हमारी लेंथ 5 क्या है, फिक्स है। तो अब सिर्फ उन चारों में क्या चेंज होगा, ब्रेथ फिक्स होगी। तो जो वैल्यू हमारी फिक्स है, यानी कि जो लेंथ हमारी फिक्स है, वो हम एक बार ही डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई पूरे सारी जगह पे, सारे रेक्टेंगल पे लिए लेंथ आपको 5 ही यूज करनी है। तो मैंने ग्लोबली डिफाइन कर दिया ना कि हाँ भाई 5 ही यूज होगी। जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 फिक्स है, ग्लोबली वही यूज की जाती है। तो देट आर ग्लोबल वेरिएबल्स, जो कि फंक्शन से पहले डिफाइन किए जाते हैं और ये पूरे प्रोग्राम में सेम ही वैल्यू होल्ड करते हैं। ये क्यों होता है, क्यों हम ग्लोबल डेटा का यूज कर सकते हैं, एक तो इजी शेयरिंग हो जाती है, मेमोरी को मैनेज, सी बार बार एल इज इक्वल्स टू 5, एल इज इक्वल्स टू 5, एल इज इक्वल्स टू 5 4 बार लिखने से अच्छा है हम एक बार लिख दें। इतनी बार लिखेंगे तो हमारी मेमोरी स्पेस बहुत जाएगी, क्योंकि हर बार उसको एल इज इक्वल्स टू 5, एल इज इक्वल्स टू 5 का एक मेमोरी ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए, और इससे शेयरिंग भी इजी हो जाती है और टाइम भी बचता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, OOPS का कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने बताए थे हमारे 4 टाइप के होते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है प्रोसेस ऑफ हाइडिंग कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि प्रोसेस ऑफ हाइडिंग अननेसेसरी डेटा, और सिर्फ जो असेंशियल चीजें हैं उन्हें ही शो करना। जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने इसमें जो एग्जाम्पल लिया है वो कैमरा का लिया है। स्मार्टफोन ले लो या कैमरा ले लो, उसमें आप फोटो क्लिक करते हो, आपको सिर्फ क्या बटन्स दिख रहे होते हैं जिससे आप फोटो क्लिक कर सकते हो, राइट? आपको उसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं पता है कि वो कैसे कैप्चर कर रहा है, और कैसे जाके उसके मेमोरी में वो सेव हो रहा है, क्या कोड उसके पीछे रन कर रहे हैं, क्या क्या अदर हार्डवेयर्स उस पे लगे हैं, कौन सी चिप यूज हो रही है, क्या यूज हो रहा है, उन सब से, या वो कैसी बनी है, हमें उन सब से कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही हमें वो पता होते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ ये पता होता है कि हाँ भाई इतने इतने उसकी फोटो आएगी, इतना रैम है, और ऐसे करके फोटो क्लिक हो जाती है, और ऐसे करेंगे तो अच्छी फोटो आती है, बस। यानी कि हमको सिर्फ आउटर इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता है, हमको इंटरनल डिटेल्स नहीं पता है, और वो जान के हमारे लिए कोई फायदा भी नहीं है। क्या कर लेंगे हम जान जाएंगे तो, कि भाई फोटो अगर यहाँ से खींचो तो यहाँ से ऐसे जाके गैलरी में सेव होती है, हमारे वो किसी काम का है नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या मतलब है कि भाई वो हमने फोटो खींची और वो हमारी गैलरी में जाके सेव हो गई। तो ये होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड ओनली शोइंग द नेसेसरी वंस। सेकंड है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब है रैपिंग अप ऑफ डेटा। रैपिंग अप ऑफ डेटा का मतलब क्या है? सी, कैप्सूल है, जो ऐसे कलर्ड कैप्सूल्स आती हैं, राइट, आती है ना ऐसे शेप की कैप्सूल, उसमें क्या होता है, एक तरफ अगर ट्रांसपेरेंट है तो छोटे 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 माइन्यूट से माइक्रो जैसे बॉल्स दिखते हैं, और एक तरफ कुछ भी नहीं दिखता। तो इसमें क्या होता है, दो मेडिसिन को मिक्स करके ये कैप्सूल बनती है, तो दैट इज व्हाट, इनकैप्सुलेशन। क्या दो चीजें मिलके बनती है? एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। ये एट्रीब्यूट्स क्या है, ये बिहेवियर क्या है, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, इनकैप्सुलेशन का मतलब है दो अलग चीजों को एक साथ मिला देना। जैसे कि हमारी मेडिसिन होती है, दो अलग अलग मेडिसिन, या फिर दो अलग अलग एलिमेंट्स को मिला के हमने एक मेडिसिन बना दी, दैट इज मेडिसिन, यानी कि इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस। सबसे इजी चीज है इनहेरिटेंस, हम बायो में पढ़ते हैं कि इनहेरिट करना प्रॉपर्टी को, यानी कि हमारे जो भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, जीन्स हैं, वो सब बच्चों के पास आते हैं। वही चीज इनहेरिटेंस होती है, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे कोई चीज आना, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब सी, हमें किससे मिला? पेरेंट से मिला। किसके पास आया? चाइल्ड के पास आया। तो यहाँ पे भी वही है, पेरेंट, पेरेंट को हम बेस क्लास भी बोलते हैं या फिर सुपर क्लास भी बोलते हैं। और इनहेरिट किसके पास हुआ? सब क्लास या चाइल्ड क्लास के पास। सुपर क्लास, सब क्लास या डिराइव क्लास, ये सारे नेम्स याद होने चाहिए, किसी भी नाम से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। नाउ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, और यही एट्रीब्यूट्स और मेथड इसके पास आ गए। ये अपने खुद भी बनाएगा, लेकिन इसके पेरेंट के भी इसके पास आ गए। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल है डॉग का। डॉग ने इनहेरिट किया है नेम ईट, राइट? डॉग, हम उसको डॉग ही क्यों बोलते हैं? क्यों भाई, जब पहला डॉग था उसको हमने डॉग बोला था, इसलिए अब जितने भी डॉग आते हैं हम उन सबको डॉग बोलते हैं। और वो सब क्या खाते हैं? वो भी सेम ही चीज खाते हैं, कोई ऐसे तो नहीं कोई नई चीज खाता है, नहीं, लेकिन उनकी ब्रीड अपनी हो सकती है, और उनका बार्क, उनके भौंकने की आवाज भी अपनी होती है। करेक्ट है? तो ये हो गया इनहेरिटेंस, मतलब पेरेंट से चाइल्ड के पास एट्रीब्यूट्स और मेथड इनहेरिट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। नाउ लास्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स। ये ग्रीक वर्ड से आया था जिसका मीनिंग क्या था? मेनी फॉर्म्स। बेसिकली इसमें हम एक ही प्रोग्राम को, एक ही चीज को बहुत तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे मुझे शेप का एरिया निकालना है तो मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकती हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकती हूँ, मैं तीनों का ही एरिया निकाल सकती हूँ। तो मेरा एरिया जो वर्ड है वो सेम रहा,
तीनों में देख सकते हो, सर्कल में भी एरिया यूज किया, ट्रायंगल में भी एरिया यूज किया, रेक्टेंगल में मैंने एरिया यूज किया। तो मतलब क्या है कि बिहेवियर तो इनका अलग होगा, लेकिन क्या सेम होगा उनका? वर्ड सेम होगा या एक्शन सेम होगा। सब एरिया ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बस सबके फॉर्मूले अलग होंगे, सबकी वैल्यू अलग होगी और सबका शेप अलग होगा। आई होप पॉलीमॉर्फिज्म सबको क्लियर होगा। तो ये होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। एक बार हम फिर से इन चारों को देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कितने टाइप के होते हैं? चार। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने डेटा एब्स्ट्रैक्शन में किसका एग्जांपल दिया? कैमरा का, राइट? कि सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स ही शो करता है, बाकी वो हटा देता है। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ कैमरा कि हाँ भाई इस बटन को क्लिक करके फोटो क्लिक हो जाती है, तो हमें उतना ही पता है। वो फोटो कैसे गैलरी में आती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ना हमको वो पता है। नेक्स्ट इनकैप्सुलेशन, यानी कि दो एलिमेंट्स को मिला के कुछ बनाना। अब यहाँ कंप्यूटर में एलिमेंट्स तो आएंगे नहीं, तो दो क्या चीजें मिलती हैं? एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को मिला के उनको सिंगल यूनिट में कर देना इज इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट इनहेरिटेंस, पेरेंट क्लास की मेथड्स और एट्रीब्यूट्स जब चाइल्ड क्लास में आते हैं उसको हम बोल देते हैं क्या? इनहेरिटेंस। नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि एक्शन और वर्ड सेम होगा लेकिन उनका बिहेवियर कैसा होगा? डिफरेंट। करेक्ट बात है। जैसे कि एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, सबका फॉर्मूला अलग है लेकिन सब काम एक ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो में सब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। We will meet tomorrow.